पहले आप मुझे बताओ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क क्या है? जैसे हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, सपोज ये वाले पार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है उसको ब्लड रुकावट आ गई, ब्लॉकेज आ गई, तो ये वाला क्या है, काम करना बंद कर जाएगा, ये वाला पार्ट मरने लग जाएगा। इवेंचुअली क्या होएगा कि आई नो पीपल जिनको ना डायबिटीज है ना हार्ट इश्यूज हैं और दे सफर्ड दिस एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ इट। तो जब हम लोगों को देखते हैं जिनको सडन डेथ्स हो जाती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो दिस व्हाट वी आर सीइंग इज अ सडन डेथ बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। वी डू नॉट नो वेदर दिस वाज अ हार्ट अटैक और नॉट। तो बॉडी में कुछ भी इशू चल रहा है वो कहीं ना कहीं हार्ट पे इफेक्ट ला सकता है। थायराइड भी आपने क्योंकि बोल दिया। थायराइड तो डेफिनेटली ला सकता है, और दोनों फॉर्म्स ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, हाइपर थायराइडिज्म जहाँ पे हमारा हार्मोन ज्यादा बन रहा है, एंड हाइपो आल्सो। इन्होंने तो दारू पी थी 100 साल तक, ये तो बीड़ी सिगरेट पीते थे, 90 साल में मरे हैं, और ये देखो 30 साल में उनकी डेथ हो गई, तो कुछ भी नहीं लेते थे, इनको तो कैंसर हो गया या हार्ट डिजीज हो गई, कुछ भी नहीं लेते थे, तो इससे अच्छा तो ले ही लेते। सो इस वाले जो चीज का आंसर है ना, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एनेक्डोट्स और एविडेंस में क्या डिफरेंस है। और थोड़ी बहुत भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, दिन में आधा पौना घंटा भी आप चल लेते हो, तो दैट इज डिक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बाय मोर देन 30-35%। स्ट्रेंथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे कम होती है, आपकी लॉन्जिविटी उससे बढ़ती है। कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दादा परदादा थे, जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी थी, अभी हमारी 1/10 भी नहीं होगी उनकी। डाइट भी वो लोग तो मतलब जो हमें होता था कि 10 किलोमीटर ऐसे चल के चले जाते थे, तो उनके लिए इट वाज, हमारे लिए अगर हम कोई 5 किलोमीटर चलेंगे तो हम कम से कम 50 लोगों को बताएंगे कि आज हमने 5 किलोमीटर वॉक करा यहाँ से वहां तक। Hello, Dr. Jivitesh. We are really glad to have you here. Hi, thank you for having me over, and I'm very glad to be a part of this. I'm very excited. Same here. हम सबसे पहले इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि what exactly is cardiology? Okay, so I'm an interventional cardiologist, so to say. Cardiology is a branch which deals with diseases of the heart, right? So अगर हार्ट को हम देखें तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑर्गन, यानी हमारा जो हार्ट है उसका, उसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कि पंपिंग का फंक्शन होता है, पंप करता है ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचता है उससे। एंड दूसरा, इट इज एन इलेक्ट्रिकल ऑर्गन ऑल्सो, उसके अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है। सो टोटल 3 तरीके की बीमारियां होती हैं जो हार्ट के अंदर हो सकती हैं। एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी या तो पंपिंग फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है हार्ट के अंदर, वेल्व्स में, या बचपन का कोई छेद, होल इन द हार्ट, ऐसी कोई भी बीमारी है जो स्ट्रक्चर या फंक्शन की है, जो हमें 2D एको से पता चलती है। दूसरी, इस जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो धड़कन की बीमारियां होती हैं, वो होती हैं जो हमें ईसीजी से पकड़ में आती हैं। और तीसरी टाइप की बीमारियां होती हैं जो हार्ट को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज या धमनियां रहती हैं, उनके अंदर रुकावट या ब्लॉकेज हो जाना। तो ये मोटे मोटे तौर पे 3 तरीके की बीमारियां होती हैं हार्ट की। एंड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट वी डील विद डायग्नोजिंग, मेडिकली मैनेजिंग एंड ट्रीटिंग देम इंटरवेंशनली, यानी जो प्रोसीजर्स इंटरवेंशनली ट्रीट करते हैं इन डिजीजेस को, जैसे एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टी, बलून प्रोसीजर वाल्व्स के लिए, ईपी स्टडीज, आरएफ एब्लेशन, ये सारे जो इंटरवेंशनल प्रोसीजर होते हैं ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, हम लोग करते हैं इसको। ये वो टाइप के प्रोसीजर हैं जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। हाथों की या पैरों की आर्टरीज या वेन्स के थ्रू हम हार्ट में पहुंचते हैं और ये प्रोसीजर्स करते हैं बिना काटा पीटी करे। तो अगर छाती को खोलना पड़ रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जैसे बाईपास सर्जरी, सीएबीजी, ओपन हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें कार्डियक सर्जन करते हैं या सीटीवीएस सर्जन। सो आई एम एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हु हैंडल्स द फर्स्ट पार्ट। First part. So, what actually drove you to choose this specialization? I think when I was doing my medicine, till the time I was doing my medicine, तो डॉक्टर्स का यूजुअली क्या रहता है कि सबसे पहले हमारा एमबीबीएस होता है 4.5 + 1 5.5 साल का। फिर उसके बाद हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है 3 टाइप की फील्ड्स में। या तो मेडिकल फील्ड हो सकती है, जैसे मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, या सर्जिकल ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे जनरल सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं। तीसरी होती है पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, जिसमें आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप यू आर पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस प्रोसेस एंड द अदर प्रोसेसेस जिसमें डायग्नोसिस होती है, जैसे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायो। तो मैंने सबसे पहले क्लिनिकल जो मेडिकल मेडिसिन है वो किया 3 साल का। फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि डू वी वांट टू स्टे एज अ पर्सन हु डन जनरल मेडिसिन, या डू वी वांट टू डू अ सुपर स्पेशलाइजेशन। तो मेडिसिन के बाद ऑप्शंस होती हैं कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी जो ब्रेन का होता है, नेफ्रोलॉजी, किडनी, रूमेटोलॉजी, एंडोक्राइन, ये सारी होती हैं जो मेडिसिन के बाद। When I was doing my medicine, that was the time that I was really interested in cardiology,
कार्डियोलॉजी एंड न्यूरो, ये 2 चीजें थी जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। बट कार्डियो में थोड़ा ऐसा था कि प्रोसीजर्स आपको करने को मिलते हैं, बहुत हैंड्स ऑन वर्क होता है, which is a challenging thing to do. So that is how I got interest in cardiology, and then I gave my exams और मेरा हो गया बाय चांस जो एंट्रेंस एग्जाम था कार्डियोलॉजी का, and then that's how I went into cardiology. Wow. So you're basically fixing hearts. Yeah, Yes. so to say. आजकल हम बहुत यंग डेथ सुन रहे हैं. Heart is actually the hot topic. In fact, recently only I also lost someone very close. But cardiac arrest, पहले आप मुझे बताओ cardiac arrest और heart attack में फर्क क्या है? Very, I think that's a very, very important question, and this is one thing that everyone should know. हार्ट अटैक का मतलब है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि 3 आर्टरीज रहती हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। किसी के अंदर भी ब्लॉकेज होने की वजह से, रुकावट होने की वजह से जब हार्ट को खून ना मिले और वो वाला हार्ट का पार्ट मरने लग जाए, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। जैसे हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, सपोज ये वाले पार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है उसको ब्लड रुकावट आ गई, ब्लॉकेज आ गई, तो ये वाला क्या है, काम करना बंद कर जाएगा, ये वाला पार्ट मरने लग जाएगा। इवेंचुअली क्या होएगा कि बाकी पार्ट काम कर रहा है लेकिन ये वाला पार्ट मर गया, ये काम नहीं कर रहा। ये हार्ट अटैक है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसका डायग्नोसिस या तो ईसीजी से या ब्लड टेस्ट से होता है, एंड इसका जो इलाज है दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू अ हॉस्पिटल, इमीडिएटली टेकिंग मेडिकल केयर। जितना जल्दी हो सके आप पहुंचो, विद इन 1 आवर इज द गोल्डन आवर, पहुंच जाते हो और हॉस्पिटल के अंदर विद इन 1.5 आवर्स आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो जितना हो सके रिस्क कम हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट जो हमारा पंपिंग मशीन है वो किसी भी कारण की वजह से चलना बंद हो गया हो, All the खत्म, उसका फंक्शन स्टॉप हो गया, कुछ नहीं चल रहा, एकदम डेड हो चुका है हार्ट, कुछ नहीं उसका चल रहा, दिस इज कार्डियक अरेस्ट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक वेयर ओनली वन पार्ट ऑफ द हार्ट हैज स्टार्टेड टू डाई। तो कार्डियक अरेस्ट का सोच देखो कि क्या सिम्टम होएगा, कोई सिम्टम नहीं होगा, पेशेंट डायरेक्टली कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हार्ट चलना बंद हो गया है, हार्ट के अंदर से ना तो ब्रेन को ब्लड मिल रहा है, ना हार्ट को खुद मिल रहा है, लिवर किडनी किसी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो जीरो, पेशेंट एकदम से बेहोश होकर कोलैप्स हो जाता है। ऐसे केसेस में इलाज क्या है, बचाने का उसको तरीका क्या है, दैट इज ओनली सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। when you pump on the chest. राइट। तो सीपीआर में हमारा जो मेन प्रिंसिपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो इतना है कि जो हार्ट हमारा चलना बंद हो गया है, पंप करना बंद हो गया है, अभी हम लोग बाहर से, पेशेंट इमेजिन करिए आप, कोलैप्स हो गया है, लेटा हुआ है, उसका हार्ट नहीं चल रहा है। अब हार्ट पंपिंग का काम करता है, अब ये खुद से कर नहीं रहा है, तो हमारा क्या काम है इसमें कि हम एक्सटर्नली कंप्रेशंस दे रहे हैं ताकि ब्लड जो हार्ट के अंदर है वो पंप हो सके। जब हार्ट अपना काम खुद नहीं कर पा रहा तो ये हम एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर। अपने आप से यूजुअली सीपीआर इनफ नहीं होता कि हार्ट को ठीक करे, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट मोडालिटी। जरूरी नहीं है कि उससे ठीक हो जाए, हो सकता है उसके दौरान भी हार्ट चलना वापस से चालू हो जाए, हो सकता है उससे भी हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट ये मोडालिटी है। कितने मिनट्स में होना चाहिए? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीपीआर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जब तक हार्ट चालू होए, एटलीस्ट तब तक हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड मिलता रहे, ब्रेन को, हार्ट को खुद, लिवर, किडनी। अब इमेजिन करो कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गए 10-15 मिनट, एंड उतने टाइम तक ना ब्रेन को मिला, ना हार्ट को मिला, लिवर, किडनी कुछ नहीं। सपोज इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी कॉज था कार्डियक अरेस्ट का, एंड ऐसे पेशेंट को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक देके हार्ट रिवाइव भी हो गया, लेकिन तब तक बाकी ऑर्गन्स तो डेड हो चुके हैं, उनको ब्लड मिला ही नहीं है। तो सीपीआर का मेन जो पर्पस है वो ये है कि हमारा जब तक डेफिनेट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, एटलीस्ट तब तक ब्लड सप्लाई मिलते रहनी चाहिए एसेंशियल ऑर्गन्स को, ताकि जब भी हार्ट रिवाइव हो एटलीस्ट उनका फंक्शन प्रिजर्व्ड रहे। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपीआर। हैविंग सेड दैट, कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो अब तक हमें ये तो समझ आ गया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट के और बहुत सारे कॉजेज होते हैं। हार्ट अटैक कैन बी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, राइट? तो बिकॉज ब्लड नहीं मिल रहा, हो सकता है बहुत ज्यादा जगह अफेक्टेड है, हो सकता है उसकी वजह से और कोई प्रॉब्लम है, तो हार्ट अटैक कैन बी अ कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, बट इट इज नॉट इक्वल टू कार्डियक अरेस्ट। इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी और चीजें, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, बचपन की कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, बहुत सारी चीजें हैं जो कार्डियक अरेस्ट कर सकती हैं। I know people जिनको ना डायबिटीज है ना हार्ट इश्यूज हैं और they suffered this and they lost their lives because of it.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो दिस. अब देखिए, सिर्फ डायबिटीज और हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर्स नहीं है. डेफिनेटली वो तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता. हार्ट अटैक तो हार्ट की नलियों के अंदर रुकावट है. सपोज हार्ट अटैक के जो क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स हैं किसी को ना हो सकता है उन्हें कोई अदर जेनेटिक डिजीज हो, कोई फेमिलियल कॉज हो, कोई और कार्डियोमायोपैथी हो, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कोई और कॉन्जेनाइटल डिजीज हो, किडनी की बीमारी हो, इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी कॉज बनते हैं कार्डियक अरेस्ट का. तो जब हम लोगों को देखते हैं जिनको सडन डेथ्स हो जाती हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो दिस व्हाट वी आर सीइंग इज अ सडन डेथ बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट. We do not know whether this was a heart attack or not. Point number one. Point number two, we do not know what is the cause of that cardiac arrest. और वन मोर पॉइंट टू ऐड टू दैट, हार्ट अटैक के जो क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, दैट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे आपने बोला, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये 4 मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं जो नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं. इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो हार्ट अटैक्स के रिस्क फैक्टर्स हैं, जो बहुत इजीली हम नजरअंदाज भी कर देते हैं या पता भी नहीं होते लोगों को. स्मोकिंग काफी लोगों को पता है. अल्कोहल इनटेक, बहुत लोगों को लगता है अल्कोहल इनटेक हमारे लिए अच्छा है हार्ट के लिए. रेड वाइन अच्छी नहीं. इसके बारे में हम डिस्कस तो डिटेल में. अल्कोहल एक्चुअली हार्मफुल है हार्ट के लिए. इंक्रीज्ड सॉल्ट इनटेक ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है. रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर्स, आपका जो ऑयल इनटेक हम ले रहे हैं, बाहर का खाना पीना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत सारी और चीजें हैं जो हमारा कुछ इफेक्ट हार्ट को कर रहा है. सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. अगर पोटेशियम किसी का लो है, B12 लो है, या विटामिन लेवल्स में कोई प्रॉब्लम है, वो भी इफेक्ट कर रही है हार्ट को. विटामिन लेवल्स यूजुअली अपने आप से नहीं करते हैं. यूजुअली कई कार्डियोमायोपैथीज होती हैं विच आर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रिलेटेड, बट यूजुअली ऐसे इतना डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं होता है. व्हाट इज कार्डियोमायोपैथी? पहले तो हमने ये वर्ड. कार्डियोमायोपैथी तो एक सिंपल अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब है कार्डियोमायोपैथी, 3 पार्ट में डिवाइड है. हार्ट, मसल, बीमारी, सिर्फ ये 3 चीजें हैं. हार्ट के मसल में बीमारी होगी कार्डियोमायोपैथी. अलग अलग टाइप होते हैं. यूजुअली ये प्रेजेंट करता है, या इसका जो सबसे कॉमन पैथोलॉजिकल फीचर होता है वो ये होता है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, हार्ट वीक हो गया. बट अदरवाइज बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक जैसे हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अल्कोहल अपने आप से कार्डियोटॉक्सिक होता है कई एक डोज के ऊपर, तो अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी होती है. कई लोगों में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है. एंड इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन यंग पीपल. हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी. 2 कॉमन कॉजेज होते हैं हार्ट अटैक के अलावा यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट का. हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी इज वन ऑफ देम. एक और लेस कॉमन डिजीज होती है ARVD, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया. थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन ये दोनों कॉमन कारण होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट के कारण है. हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें कारण ना मिलने की वजह से सिर्फ एक हार्ट की पंपिंग वीक है, लेकिन कारण नहीं मिला अभी तक. कोविड की वजह से कार्डियोमायोपैथी भी हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है. तो कार्डियोमायोपैथी सिर्फ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब है हार्ट मसल प्रॉब्लम, बस इतनी है. तो बॉडी में कुछ भी इशू चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हार्ट पे इफेक्ट ला सकता है. थायराइड भी आपने क्योंकि बोल दिया. थायराइड तो डेफिनेटली ला सकता है. थायराइड तो डेफिनेटली ला सकता है, और दोनों फॉर्म्स ऑफ थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपर थायराइडिज्म जहां पे हमारा हार्मोन ज्यादा बन रहा है, एंड हाइपो ऑल्सो, दोनों चीजें कर सकती हैं. दोनों चीजें बीपी को अफेक्ट करती हैं, दोनों चीजें जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको अफेक्ट करती हैं, दोनों चीजें हार्ट की पंपिंग को भी अफेक्ट कर सकती है. तो बहुत एक कॉमन मिथ या मिसकंसेप्शन है कि हार्ट मतलब बीपी शुगर है तभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. सो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हार्ट की प्रॉब्लम्स कर सकती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ बैठ के अल्कोहल लेते हैं. दे आर ट्राइंग टू बी कूल. हाँ. और कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि अल्कोहल इज द वर्स्ट थिंग. इट इज वर्स्ट विच कैन हार्म योर बॉडी प्रॉपरली. सब कुछ हार्ट पे, लिवर पे, हर चीज पे इफेक्ट आ रहा है. तो ये कूल बनते बनते ये अपने बच्चों की खुद बॉडीज खराब कर रहे हैं. वर्स्ट आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं वर्स्ट नहीं यूज करूंगा अल्कोहल के लिए. बट आई विल से कि क्या था ना, एक टाइम था वेयर अ फ्यू स्मॉल स्टडीज वर डन जिन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया था कि अल्कोहल माइट इम्प्रूव द गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL होता है. अल्कोहल समटाइम्स हैज एन एंटी प्लेटलेट इफेक्ट. 2-3 चीजें थी जो दिखाई थी, बट ओवरऑल ये बहुत छोटी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज थी. एक टाइप ऑफ स्टडी होता है ऑब्जर्वेशनल जो थोड़ा लो क्वालिटी होता है, एक होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो थोड़ा बेटर होता है. सो थोड़ी पुरानी स्टडीज थी जिसने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इफेक्ट्स दिखाए थे.
बेनिफिशियल। लेकिन ओवरऑल उसके बाद बहुत क्लियरली बड़ी बड़े ट्रायल्स हुए हैं, क्लियरली मेडिकल एविडेंस का जो बल्क है दैट हैज शोन कि अल्कोहल का क्लियरली एक हार्मफुल इफेक्ट है, राइट। हैविंग सेड दैट, इट इज मतलब डेफिनेटली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एडवाइस नहीं करेगा कि अल्कोहल आप लो, हार्मफुल है वो क्लियरली है। एंड हमारी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप बंद कर सकते हो, जिसने नहीं चालू की है बेटर है कि ना लो, जिसने चालू कर दिया है बंद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बंद कर सकते तो कम से कम इतना रखो कि मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट्स जो डिफाइन करी हैं काफी सारी सोसाइटीज ने उसके अंडर रखो। मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई एंकरेज कर रहा है कि जैसे जो यूके की गाइडलाइंस है वो बोलती हैं 14 यूनिट्स पर वीक मैक्सिमम लिमिट है फॉर मेन एंड 7 यूनिट्स पर वीक मैक्सिमम लिमिट है फॉर विमेन, जिसके अंदर एक यूनिट का मतलब है 30 ml ऑफ 40% स्पिरिट लाइक वोडका जिन या 13 विस्की। to 7 इकट्ठा। नहीं वही, सो दो उसके पार्ट्स आते हैं कि एक सिटिंग में कभी भी आप 3 ड्रिंक से ज्यादा ना लीजिए, फॉर विमेन 3 एंड लाइक ये रहता है कि 30 ml के 3 93 से ज्यादा एक बार में मत लो, देन दैट क्वालिफाइज या दैट क्वालिफाइज एज बिंज ड्रिंकिंग। अब इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का हर बंदे का जैसा पर्सपेक्टिव है वो उसको करेगा, तो वो कहेगा अच्छा चलो 90 ml तो बोला जाता है कि इतना तो लेना चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको अपने ऊपर तरस नहीं आ रहा और आपको दारू की कंपनी के ऊपर ज्यादा तरस आ रहा है तो ये मैक्सिमम है जो अपने शरीर को आप डैमेज कर सकते हो, इससे ज्यादा डैमेज मत करो। हम थोड़े से शौकीन लोगों पे जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो माय फ्रेंड लिव फॉर सो लॉन्ग हेल्दी लाइफ, रोज बस एक पैग लेते थे वो। हाँ। तो कैसे, ये कैसे बताओ? ये एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना। सो दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के आंसर के। एक पार्ट तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर ले लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने एक आध ड्रिंक ले ली तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे। लेकिन ओवरऑल जब हम डिसाइड कर रहे हैं, जब हम चूज कर रहे हैं कि मेरे को पीनी है या नहीं पीनी, तो ओवरऑल बल्क ऑफ मेडिकल एविडेंस मेरे को क्या बताता है, अगर जनरली मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, बिकॉज हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल आंसर है और एक इमोशनल आंसर है। तो अगर मैं उसको लॉजिकली सोच रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मेरे को ये पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, तो उसका क्लियर आंसर है कि मत पियो, अवॉइड कर सकते हैं। इमोशनल आंसर के लिए कभी कोई लॉजिक प्ले नहीं करेगा। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो ये बोलते हैं कि अच्छा इन्होंने तो दारू पी थी 100 साल तक, इन्होंने तो बीड़ी सिगरेट ले रहे थे, ये तो बीड़ी सिगरेट पीते थे 90 साल में मरे हैं, और ये देखो 30 साल में उनकी डेथ हो गई, ये तो कुछ भी नहीं लेते थे, इनको तो कैंसर भी नहीं कैंसर हो गया या हार्ट डिजीज हो गई, कुछ भी नहीं लेते थे, तो इससे अच्छा तो ले ही लेते। सो इस वाले जो चीज का आंसर है ना, दैट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एनेक्डोट्स और एविडेंस में क्या डिफरेंस है। एनेक्डोट्स होते हैं हमेशा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल कभी भी एविडेंस का पार्ट नहीं प्ले करते, वो एनेक्डोट्स है, मतलब वो एक वन ऑफ एग्जाम्पल्स है। अब जैसे कोविड की वैक्सीन का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोविड की वैक्सीन में एक किसी का एक डेथ या कुछ कुछ किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एनेक्डोट्स, ये एक एग्जाम्पल है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है अच्छे खासे रैंडमाइज ट्रायल्स हुए हैं या बहुत गुड क्वालिटी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुई हैं, उनकी मेटा एनालिसिस हुई है, एंड हमारे पास एक बल्क ऑफ एविडेंस है। मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो अ स्मोकर वर्सेस अ नॉन स्मोकर, ठीक है, अ स्मोकर वर्सेस अ नॉन स्मोकर, आपके स्मोकर को कम से कम 2 to 3 टाइम्स या अगर हार्ट डिजीज की बात करें तो कई केसेस में अप टू 10 टाइम्स ज्यादा रिस्क होएगा हार्ट डिजीज का, ठीक है। मतलब स्मोकिंग इज वर्स्ट देन नॉन स्मोकिंग, अल्कोहल? नो नो आई एम सेइंग स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर, ओके। हम जस्ट कंपेयर कर रहे हैं कि स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर, और मैं आपको ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे फिगर्स बता रहा हूँ, अलग अलग ट्रायल्स की स्पेसिफिक नहीं बता रहा। तो सपोज 10 टाइम्स रिस्क है स्मोकिंग का, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि 100 लोग हैं जो स्मोकर हैं और 100 लोग हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है। जो 100 लोग स्मोकर है, फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर रिस्क है 100 में से 20 लोग मरेंगे हार्ट डिजीज की वजह से, स्मोकर। जो नॉन स्मोकर है 100 में से 2 लोग मरेंगे, ठीक है। तो जो स्मोकर है 100 में से 20 मर रहे हैं, 80 तो फिर भी जी रहे हैं। जो नॉन स्मोकर है उसमें से 100 लोग में से 2 लोग मर रहे हैं और 98 जी रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप चॉइस देख रहे हो तो आपके पास क्लियर डिफरेंस है कि यहाँ तो 10 टाइम्स ज्यादा रिस्क है, तो मेरे लिए बेटर है कि मैं ना करूं। लेकिन उस 100 में से 80 तो बच रहे हैं, वो तो बहुत इजीली एग्जांपल बन सकते हैं कि अरे यार क्या हम तो बढ़िया से मजे से ले रहे थे, थोड़ा कुछ होता है। So the celebrities, ये लोग सब चेन स्मोकर्स हैं, they also must be having the heart issues which we don't know about. अ, मतलब दैट्स अ वेरी, मतलब आई वोंट जनरलाइज थिंग्स, बट आई विल से कि जब हम चूज कर रहे हैं ना, तो हम
स्मार्टली चूज कर सकते हैं कि स्मोकिंग वर्सेस नॉन स्मोकिंग। नॉन स्मोकिंग मेरे को गारंटी नहीं है कि भाई मैं अमर हो जाऊंगा या मैं 90 साल तक जीऊंगा, बट व्हेन आई एम मेकिंग अ चॉइस आई नो दैट नॉन स्मोकिंग versus smoking, I've got a 5 to 10 times less risk of a heart attack या less risk of this thing compared to smoking। बट वो उतना मेरे हाथ में है। जरूरी नहीं है कि मैं नॉन स्मोकर रहूंगा तो मैं बच जाऊंगा, या कोई स्मोकर है तो वो जाएगा ही जाएगा, या मैं उसको जज करूं। उसने जो करना है करता रहे, मैंने जो करना है करते रहूं। लेकिन अगर मेरे को चूज करना है तो हाँ, मैं शायद नॉन स्मोकिंग की तरफ लॉजिकली चूज करूंगा कि हाँ भाई बेटर है मेरे लिए चूज करने के टाइम पे। होना क्या है मेरे साथ वो नहीं बता सकता मैं। अल्कोहल के बाद हम शिफ्ट होते हैं थोड़ा सा जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ, तो दिस आल्सो इफेक्ट्स द हार्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आजकल इनफैक्ट even recently I had put up a post that sitting in fact is the new smoking। there is मतलब क्लियर एविडेंस, इतने बड़े बड़े ट्रायल्स हुए हैं इन वेरी वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स, ऑल द मेजर गाइडलाइंस, ऑल द मेजर एसोसिएशंस हैव क्लियरली टोल्ड कि स्मोकिंग का जो सिटिंग का या सेडेंटरी लाइफस्टाइल का रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग जितना ही है। तो और थोड़ी बहुत भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, दिन में आधा पौना घंटा भी आप चल लेते हो, तो दैट इज डिक्रीजिंग योर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बाय मोर देन 30-35%। वो बड़े बड़े फिगर्स हैं ये। सो को तीनों फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी जरूरी हैं आपके लिए। कार्डियो जिसमें चलना, साइकिल करना, वॉक करना, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब कुछ आ जाता है। स्ट्रेंथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे कम होती है, आपकी लॉन्जिविटी उससे बढ़ती है, आपका जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है फॉल्स की इंसिडेंस कम होगी बिकॉज आपका मसल मास बेटर होएगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सो अपना पैटर्न बनाना है, जैसे भी करना है थोड़ा बहुत तोड़ तोड़ के, एटलीस्ट फोन कॉल जो आप अटेंड कर रहे हो वो चलते फिरते कर लो, खाने से पहले कोई भी एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर लिया। मैं जैसे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है तो मेरा जिम बहुत रेगुलर नहीं हो पाता, तो मेरा वन हैक दैट आई पर्सनली यूज कि मैं पुशअप कर लेता हूँ, सुबह उठते ही 50 पुशअप कर लेता हूँ। दैट इज, ये मेरा बेस है कि इसके ऊपर अब जो भी रहेगा इसके ऊपर होएगा, इससे कम नहीं होगा। हॉस्पिटल में मेरे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। जब टाइम मिलेगा तो सिटअप, पुशअप्स, पुल अप्स, क्रंचेस, ये 4 चीजें हैं जिसमें आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ होती रहती है। ये तो आपने बताया, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए है। हम्म अब किसी को हार्ट इश्यूज है, हम्म किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, स्टंट डला हुआ है, अभी भी द पर्सन हैज कार्डियोमायोपैथी और समथिंग लाइक दैट, should they also do the strength training? 100% यस। बट इस वाले में एक स्टार है या कैविएट है, आपका डॉक्टर आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देगा। एनी गुड डॉक्टर वर्थ हिज सॉल्ट विल नॉट जस्ट हैव ड्रग्स इन हिज प्रिस्क्रिप्शन, राइट। कोई भी डॉक्टर जो अच्छे से आपको देख रहा है वो आपको डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों के बारे में भी जरूर बताएगा। और स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जरूरी बन जाता है कि आपकी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस हो। बिकॉज जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमारा क्या रहता है कि हम शुरू में एब्सोल्यूट बेड रेस्ट होता है, जो पहला एक आध दिन होता है, फिर उसके बाद रेस्ट होता है कि ज्यादा एक्सर्शन मत करो, फिर हमारी एक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। हर टाइप ऑफ हार्ट पेशेंट के लिए अलग होता है। हार्ट पेशेंट भी एक ही टाइप के नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग बीमारियां है ना। तो कई लोग होते हैं जिनको एब्सोल्यूट नॉर्मल एक्टिविटी बड़े इजीली कर सकते हैं, कई लोग होते हैं जिनको ग्रेडेड फॉर्म्स हम लोग देते हैं, बट दैट हैज टू बी अंडर सुपरविजन। तो बहुत सारे मेरे हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं जिनको हम ग्रेडेड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उनको भी हमने पहले कार्डियो स्टार्ट कराते हैं, फिर हम वेट ट्रेनिंग भी कराते हैं। सब चीजें होती हैं एंड होनी है। इवन मतलब जो कार्डियक पेशेंट भी है उसमें भी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज शोन टू इम्प्रूव आउटकम्स। सो करनी है लोगों को, बट इट हैज टू बी अंडर सुपरविजन विद द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। Coming to 10,000 steps, नॉर्मल पूरे हो जाते हैं लोगों के धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग करते हुए भी, इज दैट इनफ? इनफ तो मतलब इनफ से ज्यादा मैं बोलूंगा मोर देन इनफ है। अगर आप 10,000 कर सकते हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप मेरे को आसपास के कोई भी 15 लोग उठा के दिखा दो जो रोज 10,000 कर रहे हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी नानी है, पता है। शी इज 86 years old एंड वी हैड मेड अ वीडियो विद हर आल्सो, एंड शी डेली विदाउट फेल वो 10,000 से ज्यादा स्टेप्स चलती है। उनका मैक्सिमम तो 15-17 हजार तक भी जाता है। शी इज ऑलरेडी गॉट एंजियोप्लास्टी डन, उनकी एंजियोप्लास्टी हो रखी है, कार्डियक प्रोसीजर्स हो रखे हैं, एंड वो चलती हैं। तो हमें ये स्टेप्स का तो रखना ही है, चाहे तोड़ तोड़ के चलो, एक बार में चलो, धीरे चलो, तेज चलो, जैसे आपका मन है, हिलो, टहलो तब भी। जो करना है करो करो। अच्छा। बेस्ट फॉर्म तो शायद है उसका कि आप इंटरवल ट्रेनिंग अच्छा रहता है ज्यादा। उसमें आपका ये है कि थोड़ा आप अपना हार्ट रेट को बढ़ा पाते हो, फिर आप कम करते हो, थोड़ा रिलैक्स करते हो। तो एक 3-3 मिनट का इंटरवल ट्रेनिंग रहता है जिसमें आप 3 मिनट फास्ट वॉक करो, 3 मिनट स्लो करो, ऐसे करते करते टोटल 30 मिनट्स।
ऑन पेपर दैट इज बेटर. इफ यू कांट डू इट, एटलीस्ट इतना तो कर ही लो. इतना कर लो. फिर लेकिन ये बड़े बोलते हैं इन्होंने तो पूरे घी खाए हैं, हाँ, इन्होंने अच्छा खाना खाया है, इन्होंने ठीक है बाहर का जंक फूड नहीं खाया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल काम इन लोगों को इतना होता था कि लोग कर ही लेते होंगे. तो इसीलिए ये यंग डेथ्स हमारे जनरेशन में ज्यादा है. बिल्कुल. आप मतलब आपके सवाल में ही आपका जवाब था जवाब है. कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, दादा परदादा थे, जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी थी, अभी हमारी 1/10 भी नहीं होगी उनकी. डाइट भी वो लोग तो मतलब जो हमें होता था कि 10 किलोमीटर ऐसे चल के चले जाते थे, तो उनके लिए इट वाज. हमारे लिए अगर हम कोई 5 किलोमीटर चलेंगे तो हम कम से कम 50 लोगों को बताएंगे कि आज हमने 5 किलोमीटर वॉक करा यहाँ से वहां तक. कि अगर मैं पीतमपुरा से रोहिणी वॉक करके चला गया तो एक खबर बन जाएगी मेरे और मेरे घर वालों की. लेकिन हमारे दादा नाना ये लोग सब मजे से चलते थे, साइकिल करके जाते ही थे. खेतों में जो लोग काम करते थे करते ही थे, कितना काम करते थे मतलब. और उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो आपकी दोनों होती थी अच्छी खासी. सो वी कैनॉट कंपेयर आवर डाइट विद देयर डाइट एट ऑल. घी भी एक बहुत कॉमनली विलन बन गया था पुराने मतलब अभी लास्ट रिसेंट टाइम्स में. तो घी का भी मैं यही बताऊंगा कि इट इज नॉट अ बैड फैट या इट्स नॉट अ बैड ऑयल पर टू से एज टू से. घी में बहुत अच्छे कंपाउंड रहते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी रहते हैं. इम्यूनिटी के लिए भी कई चीजें अच्छी होती हैं उसके अंदर. बट अ पॉइंट टू रिमेंबर इज कि घी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं. सो घी अच्छा है, लेकिन जो उसकी मात्रा है वो कम रखिए मॉडरेशन में, 5 to 10 ग्राम्स. सिमिलरली इंडिया में एक और ऑयल जो यूज होता है दैट इज कोकोनट ऑयल. सेम मैं उसके बारे में भी यही बोलूंगा कि इट इज ऑल्सो गुड अगर हम मॉडरेशन में लेस देन 5 to 10 ग्राम मिले, बिकॉज ये दोनों सैचुरेटेड फैट्स का भी एक सोर्स है. तो उतना ज्यादा मत लो इन ऑयल्स को, डीप फ्राइंग में यूज मत करो. बट दीज आर नॉट बैड ऑयल्स. एवरीबडी इज वेयरिंग स्मार्ट वॉचेस, तो हम उसमें स्टेप्स तो काउंट हो ही जाते हैं, बट हार्ट बीट्स का भी पता चल जाता है, हार्ट रेट. तो आपको लग रहा है कि वो बहुत हेल्प कर रही है आजकल टू कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स के लिए, या फिर somebody who is just going to have a stroke or something? वॉचेस का देखो, हार्ट रेट तो करेक्ट था दोस्त, बेसिकली माय क्वेश्चन इज दैट. वॉचेस में 2 टाइप की मॉनिटरिंग है. इनफैक्ट 3 टाइप की मॉनिटरिंग है. एक तो आपका स्टेप्स हैं जो आ जाते हैं विच इज काइंड ऑफ डिसेंटली एक्यूरेट. दूसरा आपका हार्ट रेट आता है. तीसरा आपका ईसीजी आता है. ईसीजी में आई थिंक एप्पल वॉच इज द ओनली वॉच जिसमें आपका प्रॉपरली आता है. उसके अलावा बाइक की इंडिया में कोई भी ऐसी वॉच नहीं है जो अच्छे से आपका ईसीजी बताती है. और एप्पल वॉच भी सिर्फ एक रिदम स्ट्रिप आपकी बता सकती है. राइट. सो बहुत सारे लोग जिन जो आते हैं हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में गड़बड़ होती है, धड़कन की बीमारियां होती हैं, उनका हम जो पैच लगाते हैं ELR पैच, या हमें लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, तो वी रेकमेंड कि अगर आप एप्पल वॉच लगा सकते हो. स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी बीमारी है, तो वो उसमें हमारे लिए काफी काम करती है. बिकॉज इतनी दैट करेक्ट है ये, इतनी करेक्ट है. रिदम स्ट्रिप के लिए काफी एक्यूरेट है वो. इट गिव्स अस अ वेरी वेरी गुड रीडिंग. दैट ईसीजी कैन बी डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑल्सो टू अस, पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. हार्ट रेट और स्टेप्स मतलब दैट इज जस्ट टू मतलब आपके मोटिवेशन के लिए. उसके अलावा आपकी कोई बीमारी उससे डायग्नोज नहीं होने वाली है ज्यादा. अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय आसपास के एक्सपीरियंसेस ओनली. यहाँ पे मैंने देखा कि ईसीजी लोगों की करेक्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ. हार्ट बर्न हुआ, ईसीजी हुई, एवरीथिंग इज ओके, एंड उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आ गया. तो इसका मतलब ईसीजी करेक्ट नहीं आती कभी कभी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई थिंक टू अंडरस्टैंड दिस हमें 2-3 चीजें समझनी है. सबसे पहला ये कि ईसीजी हमें बता क्या रहा है, इंफॉर्मेशन दे क्या रहा है. ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि ईसीजी गलत आया है, इनकरेक्ट आया है. ठीक है. ईसीजी हमें बताता क्या है कि ईसीजी में हम अलग अलग लीड्स लगाते हैं चेस्ट पे और लिम्स पे. एंड ईसीजी हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नाप रहा है, बिकॉज हार्ट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑर्गन. तो ईसीजी हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नाप रहा है और एक ग्राफ बना के हमें दे रहा है अलग अलग लीड्स का. ईसीजी हमें इलेक्ट्रिकल बीमारियां या हार्ट की जो धड़कन की बीमारियां उसके बारे में बताता है. अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आ गया है, उस टाइम पे चल रहा है, ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, तो ऐसे केसेस में भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है जो ईसीजी में पकड़ में आए. लेकिन ऐसा नहीं है कि ईसीजी नॉर्मल आएगा तो हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या नहीं हो सकती. क्योंकि ईसीजी नॉर्मल है, हो सकता है कि हार्ट अटैक तब भी हो, लेकिन वो उतना मेजर नहीं था या उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं था कि ईसीजी में पकड़ में आ गया हो. पहली बात. दूसरी बात, और हार्ट की जो हमने पहले बीमारियां डिस्कस करी थी, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल बीमारियां, वो वाली बीमारियां नहीं पकड़ में आएंगी. तीसरा ये कि अगर ब्लॉकेजेस हैं हार्ट की नलियों में, लेकिन अभी उन्होंने उतना मेजर हार्ट अटैक नहीं किया है, वो भी पकड़ में नहीं आएंगी. ब्लॉकेजेस के लिए ओनली जो टेस्ट करा सकते हो दैट इज एंजियोग्राफी. सिर्फ एंजियोग्राफी पे पता चल सकती है कि नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं.
चौथी चीज ये कि ईसीजी अगर नॉर्मल अभी के लिए आया है एंड किसी को कार्डियक अरेस्ट उसके बाद आता है, तो हो सकता है जो एरिथमियाज, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऊपर नीचे हो जाती है, कई बार हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, कई बार बहुत बढ़ जाता है, तो ये एपिसोडिक चीजें होती हैं, ये एकदम से हो जाती हैं। तो हो सकता है अगर मुझे अभी के लिए एकदम ठीक हूँ, लेकिन रात को मेरी धड़कन एकदम से अनियमित हो गई, बढ़ गई, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सपोज मेरे को बचपन की कोई बीमारी होती, कोई और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कोई भी और कोई चीज होती, एंड उस टाइम के लिए मेरी ईसीजी में मेरा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल आया होता, लेकिन रात को मेरी अब नॉर्मल हो गई एक्टिविटी, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आ गया हो। सो ये सारी चीजें हैं जिसमें ईसीजी बहुत इजीली नॉर्मल आ सकता है एंड इस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। एक दिन पहले अगर किसी को हार्ट बर्न हो, नेक्स्ट डे उसको वो इनो से ठीक हो जाए, नॉर्मल डाइजीन से ठीक हो जाए, नेक्स्ट डे वो फिर ईसीजी करा रहा है, वो फिर भी नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद उसको फिर थोड़ी देर बाद डिस्कम्फर्ट होता है, वो उसको भी उसी तरीके से लेता है, मे बी यही होगा। एक हार्ट बर्न में कोई जान गंवा देता है, तो ये फर्स्ट एड होनी क्या चाहिए उन लोगों के लिए। ईसीजी जब नॉर्मल आ रही है, आप इमरजेंसी में, आप हर हार्ट बर्न में इमरजेंसी में तो नहीं जा सकते। एक चीज ये समझ लेते हैं कि हार्ट या कार्डियक चेस्ट पेन कैसा होता है, और क्या क्या फीचर्स होते हैं, या और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक में। हार्ट की और बीमारी में और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्पेसिफिकली अगर हार्ट अटैक की बात करें, तो कार्डियक चेस्ट पेन जो क्लासिकली होता है, दैट इज अ हेवीनेस फीलिंग इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, रेट्रोस्टर्नल हम इसको बोलते हैं। कई केसेस में ये स्क्वीजिंग या सिकुड़ने जैसी फीलिंग होती है, एसोसिएटेड विद अ सेंस ऑफ डूम। कई लोगों में जलन की फीलिंग हो सकती है, जैसे हार्ट बर्न है। कई लोगों में एसोसिएटेड इसके साथ पसीना आना, घबराहट होना, सांस की तकलीफ होना, चक्कर आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बेहोशी भी कई लोगों में हो सकती है। तीन तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनमें एटिपिकल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। एटिपिकल सिम्टम्स वैसे भी हो सकते हैं लोगों में, लेकिन तीन तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनमें एटिपिकल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे डायबिटिक्स जो शुगर के मरीज होते हैं, विमेन, फीमेल्स, एंड एल्डरली पेशेंट्स। इन तीनों में जो नर्व पाथवेज या पेन पाथवेज होते हैं ये ऑल्टर्ड होते हैं। सो जो टिपिकल सिम्टम्स होंगे वो वैसा नहीं होएगा, लेकिन एक अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है, एंग्जाइटी कई बार होती है, फटीग हो सकता है, पसीना आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ये वाले सारे फीचर्स हो सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि ये फीचर्स अगर हैं तो पक्का हार्ट अटैक भी है। इसीलिए जो एडवाइजेबल चीज है वो सबसे ये है कि अगर आपको सिग्निफिकेंट सिम्टम्स हैं, या ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं, कोई भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो अपना इवैल्यूएशन जरूर करवाओ। इवैल्यूएशन करवाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ईसीजी, डेफिनेटली एक ईसीजी एंड कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन आपको लेना ही चाहिए ऐसे केसेस में। ब्लड टेस्ट विच रूल्स आउट हार्ट अटैक, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ब्लड टेस्ट से हार्ट अटैक रूल आउट हो सकता है। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, सीकेएमबी, ये तीन टेस्ट ऐसे हैं। सीकेएमबी अगर आप छोड़ भी दो तो हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी और हाईली सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई, दोनों बहुत अच्छे सेंसिटिव टेस्ट हैं जो हार्ट अटैक को पकड़ लेते हैं। इनको राइज करने के लिए ब्लड में अराउंड 3 से 6 घंटा लगता है। जैसे अगर मेरे को अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं 1 घंटे में पहुंच गया तो, और मैंने टेस्ट कराया वो नेगेटिव आ गया, तो जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक ना हो, बिकॉज कई बार राइज होकर उतना लेवल नहीं आता है ब्लड में। ये क्या है, ये एंजाइम्स है जो हार्ट के अंदर से लीक होकर ब्लड में चले जाते हैं जब भी हार्ट डैमेज होता है। तो इमरजेंसी में जाना है, टेस्ट जरूर करवाने हैं, बाई चांस नेगेटिव आते हैं लेकिन सिम्टम्स परसिस्टेंट है, तो हो सकता है एक बार ये टेस्ट रिपीट भी करवाना पड़ सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर लीजिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। उसके अलावा जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम एक नॉर्मल, अब किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी के इश्यूज हैं या एंजाइटी इश्यूज हैं, तो हम हर बार इमरजेंसी में जाके तो नहीं बैठ सकते। कुछ ऐसे कोई टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन भी आप मुझे बोल रहे हो कि वो भी कभी कभी गलत आ सकता है। 100% ना हमारी एक साइकोलॉजी है कि हमें चाहिए हम 100% रिजल्ट आ जाए। कोई भी चीज 100% रिजल्ट नहीं देगी। और इनफैक्ट जब हम सबसे ज्यादा जब पूछते हैं ना 100%, तो हम 70-80% चीजें अपनी लाइफ में हम गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हाँ जो एडवाइस मिल रही है वो 100% श्योरिटी के साथ मुझे मिले। थोड़ा इसलिए शौक लग रहा है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ट्रोपोनिन इज लाइक फूल प्रूफ। नहीं, ट्रोपोनिन इज फूल प्रूफ अगर उसको पैरामीटर्स में कराया जाए। अगर हाईली सेंसिटिव ट्रोपोनिन 2 बार आया है तो ऑलमोस्ट इफेक्टिवली रूल्स आउट। द पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज। कोई भी साइंस में कोई भी चीज 100% नहीं होगी। इंडिया में ना हमें आदत है कि हमें 100% चाहिए, और
हम आकर्षित भी ऐसी चीजों की तरफ ही होते हैं, या ध्यान भी और हमारा ट्रस्ट भी ऐसे लोगों की तरफ होता है जो हमें 100% दे। गारंटी दे, राइट। बट अगर कोई 100% दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है वो। ये एक मतलब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। हो सकता है ये भी 100% करेक्ट ना हो स्टेटमेंट, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलवेज अगर कोई आपको 100% चीज बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ बना रहा है, बिकॉज 100% कभी भी कुछ नहीं होता। सो एक हर चीज की, हर टेस्ट की एक सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी है, ये सारी चीजें हैं। तो आपके एक चीज आपका वो आपने वो पॉइंट प्रूव बोला था कि अगर किसी को ये एंजाइटी या गैस्ट्रिटी है तो हर बार इमरजेंसी में नहीं जा सकता। इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले, स्पेशली अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं या आपके सिम्टम्स ऐसे हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक पूरा एवेल्युएशन जरूर करवाइए, मीट अ कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज दीज सिम्टम्स कैन ओवरलैप, आई एग्री दैट दे कैन ओवरलैप। लेकिन हम अपना एंजाइटी या गैस्ट्राइटिस डायग्नोज तब करेंगे वेयर इट बिकम्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन फॉर अस। हमने मेजर इंपॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग चीजें रूल आउट की है, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ यार गैस्ट्राइटिस हो सकता है या एंजाइटी हो सकता है। हो सकता है हार्ट की बीमारी के साथ भी किसी को गैस्ट्राइटिस हो सकता है हार्ट की बीमारी के साथ भी किसी को एंजाइटी हो, लेकिन पहले हार्ट की सीरियस बीमारी हमें रूल आउट करनी है। ये हम सबको पता है कि हम सब लोग गंदा खाना खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं वो भी इंजेक्टेड है, पेस्टिसाइड्स वगैरह कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, हम सबको पता है। हमारी पूरी जनरेशन को ये चीज पता है। तो हम हर चीज को इसलिए कभी कभी इसी एंगल में ले लेते हैं कि हमने गलत खाया है और ये इसलिए हो रहा है, आज ये सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं। मैं अपने आसपास बहुत केसेस ऐसे देख चुकी हूँ जो इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट तो नहीं, मैं वो कार्डियक अरेस्ट इज अ बिग बिग टर्म लाइक यू एक्सप्लेन्ड, अब मुझे सब पता है, दोनों चीजों का डिफरेंशिएट मैं कर सकती हूँ। पर हम लोगों को ये थोड़ा मॉरल पता है कि शायद वो उस वजह से हो, इस तो हमें कब लाइटली नहीं लेना चाहिए। गुड क्वेश्चन है। एक चीज समझ लो कि हार्ट की बीमारियां चाहे एटिपिकल सिम्टम्स भी हो, इनके स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन फैक्टर्स क्या हैं, या जो ज्यादा पॉइंट करते हैं हार्ट की चीजों में। वन थिंग इज डेफिनेटली कि एक्सर्शन से जब भी रिलेशन होएगा सिम्टम्स का। आपका चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ने पे कोई तकलीफ हो रही है, पहले नहीं होती थी अब हो रही है, चाहे वो सांस फूलना है, चाहे वो छाती में दर्द या भारीपन है, फटीग है, पहले से ज्यादा फटीग आपको फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो कोई भी एक्सर्शन से अगर रिलेशन हो रहा है सिम्टम्स का, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज जो पहले से ज्यादा सिवेरिटी में आपको हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज जो रिलीव नहीं हो रही है या बार बार हो रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है कि ये पॉइंट आउट करती है कि हाँ हार्ट की तकलीफ हो सकती है, कुछ भी हो। लाइक मेरी सलाह तो हमेशा ये रहती है कि यार 2 टेस्ट आप एक्स्ट्रा करा लो, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ डायग्नोज एज मच एज पॉसिबल, सेल्फ डायग्नोज मत करो, प्रॉपर डायग्नोसिस एक बन जाए चीजों का, चाहे एसिडिटी है चाहे एंग्जाइटी है, कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन एक बार डायग्नोसिस प्रॉपर अच्छे डॉक्टर को दिखा के अच्छे टेस्ट करा के उसका डायग्नोसिस करा लो। ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस और ज्यादा खर्चा भी मैं ये बोलूंगा प्रिवेंशन पे ही रखो, ताकि इलाज में ना हो। Boys, men usually say that women have a stronger heart because they don't have any heart diseases as such. तुम लोगों को कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम लोग तो भाई सही हो, स्ट्रॉन्गर हार्ट है, तुम लोग ज्यादा विल पावर है तुम लोगों की। और हम सुनते भी ज्यादा मेन को लेके केसेस है। तो आपके पास भी ऐसे ही केसेस आते हैं जहाँ विमेन कम होती है और मोस्टली आर मेन? See, physiologically speaking, women are protected more in the sense कि estrogen is a protective factor. तो जब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है women, तो estrogen acts as a protective factor for the heart और cardiovascular system to say. लेकिन last few years में there is evidence to show that also कि women are increasingly at risk. 3 चीजें हैं इसमें जरूरी याद रखने वाली। एक तो ये है बिकॉज ट्रेडिशनली ज्यादा रिस्क नहीं रहा है विमेन को, तो सब लोग लाइटली ज्यादा लेते हैं, स्पेशली विमेन ज्यादा लाइटली भी लेती हैं। हॉस्पिटल में भी जाएंगी तो भी हॉस्पिटल में भी लाइटली लिया जाएगा कि अच्छा हाँ हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई और चीज है, ये तो नहीं होएगा। हार्ट की चीज को कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और यूएस में भी अभी रिसेंटली भी आई थिंक जामा में एंड जैक में इंपॉर्टेंट स्टडीज हैव बीन क्लियरली पब्लिश जो बताती हैं वेयर विमेन वर टेकन लाइटली, जो खुद भी, फैमिली के थ्रू भी, हेल्थ केयर के थ्रू भी, मतलब ये तीनों एस्पेक्ट आ जाते हैं, और उस वजह से मोर्टेलिटी या जो कॉम्प्लिकेशन से रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि आपका एज विमेन, जैसे मैंने बताया था 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एटिपिकल सिम्टम होते हैं, विमेन एक और कैटेगरी है। तो विमेन में सिम्टम्स भी हो सकता है क्लासिकल भारीपन शायद ना हो छाती में, एटिपिकल सिम्टम हो, फटीग हो रहा है, कुछ बस पसीना सा आ रहा है। तो जरूर मेरा जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि एज विमेन इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी हेल्थ को ख्याल रखें,
बिकॉज हमारे जैसे हमारे घरों में भी और ओवरऑल विमेन इज द सेंटर ऑफ द हाउस होल्ड। तो विमेन अपना ख्याल रखेंगी तभी वो वो भी सबका रखता है। तभी सबका रखेंगे। ऑल्दो मतलब ये नहीं है कि भाई विमेन को ही सबका रखना है, लेकिन हाँ सब बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना, बिकॉज ये वाले सारे फैक्टर्स आते हैं एंड नजरअंदाज बहुत करते हैं बहुत इजीली विमेन अपने आप को। तीसरी चीज में हाँ यही पॉइंट बता रहा था कि विमेन अपना ध्यान सबसे कम रखती हैं हमारे देश में। लेडीज अपने हस्बैंड्स का, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का पहले ध्यान रखेंगी, अपना बाद में रखेंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छी बात है रखना, मतलब बहुत बड़ी चीज है वो कि आप सबका रख पा रहे हो, लेकिन अगर आप अपना नहीं रख रहे वो गलत है। तो अब मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एज विमेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू फॉर आवरसेल्व्स कि अपनी आप जरूर ख्याल रखो पहले। क्या आप ये चीज सजेस्ट करते हो कि जो सॉर्बिटैट मेडिसिन होती है, पहले आप मुझे बताओ कि वो वर्क कैसे करती है? सॉर्बिट्रेट को खैर ट्रेड नेम है। नाइट्रेट एक क्लास ऑफ ड्रग्स होती है जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है हमारी आर्टरी में, जिससे वैसोडाइलेटेशन होती है, मतलब आर्टरीज बड़ी हो जाती है। तो जिन लोगों के अंदर हार्ट की आर्टरीज के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेज है, खून का आगे जाने का रास्ता कम है, ये गोली क्या करती है कि उसको वैसो डायलेट कर देती है, माने उस वेसल को बड़ा कर देती है, ताकि अब जितनी भी उसके पास जगह थी अब उसको थोड़ी और जगह मिल जाए खून को जाने की। तो उस टाइम के लिए जब किसी को सिम्टम हो रहा है खून कम जाने की वजह से, अगर नली थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी जगह बढ़ गई, तो खून ज्यादा आगे चले जाने लग जाएगा। तो उस टाइम पे थोड़ा दर्द कम हो जाता है ऐसे लोगों का। बट ये परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर ब्लॉकेज एकदम से इतनी बढ़ जाए कि बिल्कुल ही जगह ना रहे तो क्या करेंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि बिना रिस्क के है गोली, बिकॉज वैसोडाइलेटेशन क्या करती है कि आपका ब्लड प्रेशर फॉल करा सकती है। तो अगर बिना मेडिकल सुपरविजन के या जस्ट ऐसी रिपीटेडली हमने गोलियां खा ली सॉर्बिट्रेट की, तो एकदम से बीपी कम हो जाता है। कई फॉर्म्स ऑफ हार्ट अटैक में, जैसे इंफीरियर वॉल एमआई है जिसमें राइट वेंट्रिकल इन्फाक्शन हो जाती है, ऐसे केसेस में सॉर्बिट्रेट बहुत डेंजरस भी हो सकती है, एकदम से बीपी फॉल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम सॉर्बिट्रेट भी लेते रहें। जो हार्ट के पेशेंट्स नोन है या जिनको रिस्क ज्यादा है वो अपने पास रखने को उनको एडवाइस की जाती है। लेकिन यूजुअली हमारी तरफ से ये रहता है कि अगर आप अपनी पल्स इजीली फील कर पा रहे हो, मतलब आपका बीपी ठीक ठाक आ पा रहा है और आपको सिम्टम्स है, तो आप एक गोली लीजिए जीभ के नीचे। 5 मिनट में, 5 7 10 मिनट में अगर आपको रिलीव नहीं आता तो आप एक गोली और लीजिए। अगर आपको तभी भी नहीं आ रही है तो बेटर है कि आप हॉस्पिटल जाइए, बिकॉज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट फॉर दैट इज गेटिंग योर ब्लॉकेज ट्रीटेड। ये तो सिर्फ एक क्या बोले, ये तो सिर्फ एक उस टाइम के लिए थोड़ा मदद कर रही है आपको कि सिम्टम्स कम हो जाएंगे। दिस इज अ सिम्टोमेटिक बेनिफिट, दिस इज नॉट अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। So anybody who has some kind of heart disease, नॉट सम काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज, only blockage, ब्लॉकेज के उसको लिए अपने ही अपने वॉलेट में रखनी चाहिए। अपने पास रखना चाहिए सॉर्बिट्रेट। और हम, मेरी यूजुअली पर्सनल एडवाइस ये रहती है कि आप जहां जहां पे भी हो, जैसे आप काम पे जाते हो, घर पे है, कहीं पे भी है, तो रखो जरूर, बट लो समझ के लो कि आप कब ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसके रिस्क क्या है। बीपी एकदम से फॉल भी हो सकता था, ऐसे ब्लाइंडली कोई भी बड़े मजे से लोगों को एस्प्रिन का भी, या जैसे आजकल गोली है, हम लोग बात कर रहे थे सिंगापुर में कोविड में, या वैसे लोग सोचते हैं कि इकोस्प्रिन की एक गोली है, खाते रहते हैं, बेबी एस्प्रिन जिसको बोलते हैं। हर दवाई का अपना एक रिस्क है, अपना एक बेनिफिट है, उसको समझ के ही लेना है। तो सॉर्बिट्रेट का ये है। Disprin is also part of the family. डिस्प्रिन इज एस्प्रिन ओनली, डिस्प्रिन के अंदर हर एस्प्रिन ही रहती है। So what exactly aspirin does in cases of heart disease? सो एस्प्रिन या एस्प्रिन की जैसी दवाइयां और होती हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेलोर जो ब्रिलिंटा या एक्सर के नाम से आती हैं, ये सारी दवाइयां एंटी प्लेटलेट मेडिसिन हैं, जिनको हम कॉमन शब्दों में ब्लड थिनर्स बोलते हैं। ब्लड थिनर्स बेसिकली 3 टाइप की दवाइयां होती हैं, हमने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं पहले। तो 2 स्टेजेस होती हैं क्लॉट बनने में। सबसे पहले प्लेटलेट्स एक प्लग बनाती हैं, उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स एक प्लग बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं, और फाइनली एक ऑर्गेनाइज्ड क्लॉट बनता है, किसी भी जहां पे भी डैमेज होता है, जहां पे भी क्लॉट बनना है। अब होता क्या है कि अच्छा ये क्लॉट अगर बन गया तो इसको पिघलाने के लिए पिघलाने की जरूरत पड़ सकती है अगर बहुत सीरियस बीमारी कर दे। तो ओवरऑल 3 तरीके की दवाइयां हैं, एक तो या तो प्लेटलेट पे काम कर रही हैं, एक या तो क्लॉटिंग फैक्टर पे काम कर रही हैं जो प्रिवेंट कर रही हैं क्लॉट को फॉर्म होने से, या अगर क्लॉट बन गया है और उसने मेजर बीमारी करा दी है तो ऐसे टाइप की दवाइयां जो क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगी, राइट। अब एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेलोर, ये सारी दवाइयां एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं जो प्लेटलेट्स के फंक्शन को प्रिवेंट करती हैं, उनकी एडिशन को या एक्टिवेशन को। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं ऐसे डिजीजेस में जहां प्लेटलेट ज्यादा रोल प्ले करती हैं, जैसे
हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक के केस जहाँ पे आर्टरीज के अंदर क्लॉट बन रहे हैं, तो ये उसकी सेकेंडरी प्रिवेंशन में ज्यादा रोल प्ले करती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी होने के बाद उसको प्रोग्रेस करने से रोकना या दोबारा बीमारी हो उस चीज को प्रिवेंट करना, इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। पहले के दिनों में प्राइमरी प्रिवेंशन में इनका रोल था। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि लोग प्रिवेंशन के फॉर्म में ले लेते थे कि हाँ, हार्ट अटैक होने से ही बच जाएगा अगर हमने अपनी प्लेटलेट्स का फंक्शन कम कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगेन फिर मेडिकल एविडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, चीजें पता चलती हैं, तो ओवरऑल बल्क ऑफ मेडिकल एविडेंस अगेन हमें यही बताता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए इसका रोल अब बहुत कम है। बहुत स्पेसिफिक सबसेट है पेशेंट्स का जिसमें ये फायदा कर सकता है फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन। योर डॉक्टर विल टेल यू मोर अबाउट दैट, बट ओवरऑल बल्क ऑफ पेशेंट्स के लिए इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इसका एक रिस्क भी है। प्लेटलेट्स का फंक्शन अगर कम होएगा तो आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू के केसेस में क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाती है तो आपकी ब्लीडिंग रिस्क है, आपको आपका पेट के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो एस्पिरिन का भी एक छोटा सा रिस्क है ब्लीडिंग का। जिस पेशेंट में बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है उसमें तो ये जान बचाने का काम कर रही है, तो उसमें वो रिस्क लेके हम लोग ये देते हैं। लेकिन अगर किसी को बीमारी है ही नहीं, उसमें इसका रिस्क बेनिफिट रेशियो रिस्क की तरफ ज्यादा जाता है, बेनिफिट की तरफ कम। जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एक द वायरल ड्रग ओजेम्पिक, जिससे सब पतले हो रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर रहा है, बट और क्या कर रहा है, समथिंग टू द हार्ट। So Ozempic, which is semaglutide, and Mounjaro, recently launched, which is tirzepatide, ये GLP-1 agonists हैं। GLP-1 क्या करता है कि ये इंसुलिन सिक्रीशन प्रमोट करता है बॉडी के अंदर। सो दीज वर ट्राइड आउट एंड रिसर्च्ड एज एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो शुगर कम करने का काम करती हैं, विच शोड गुड बेनिफिट्स एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद डिक्रीजिंग शुगर वो वेट कंट्रोल में या वेट रिडक्शन में भी इनका काफी हेल्प मिला था एविडेंस में या ट्रायल्स में। सो दीज आर वेरी गुड ड्रग्स फॉर बोथ दीज पर्पसेस। इसके कैवियाट क्या है या समझने वाली बात चीज क्या है, बोथ ऑफ देम आर इंजेक्टेबल ड्रग्स, दे आर एक्सपेंसिव ड्रग्स, डॉक्टर की एडवाइस के बिना या सुपरविजन के बिना नहीं लेनी है बिकॉज दे कैन हैव साइड इफेक्ट्स। कई केसेस में पैंक्रेटाइटिस रिपोर्ट हुआ है, किडनी इंजरी रिपोर्ट हुई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स रिपोर्ट हुए हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस रिपोर्ट हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट होते हैं वेट रिडक्शन और शुगर रिडक्शन के अपने आप से, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट तो वैसे भी हो जाते हैं, इनडायरेक्टली भी, डायरेक्ट कई बेनिफिट्स भी मिले हैं। सो ओवरऑल दीज आर वेरी गुड drugs which are used in the right subset of patients by the right people, supervised by the right people, to summarize all of this. So yeah, consult your doctor before starting any of this or even thinking about this. वायरल चीजें देखने में हमें मजा बड़ा आता है, लेकिन कभी भी वायरल चीजों में पूरी पिक्चर समझ नहीं आती है। पूरी पिक्चर स्पेशली साइंटिफिक चीजों में या दवाइयों में, बीमारियों में, साइंटिफिक पिक्चर हमेशा बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है उस वायरल फेस के पीछे। सो ओजेम्पिक इफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर एंड मतलब अच्छे आप राइट डोजेज ले रहे हो तो इट्स गुड फॉर हार्ट। राइट डोजेज से ज्यादा राइट बंदे में है, राइट पर्सन, जो राइट पेशेंट सबसेट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं चले जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को ओजेम्पिक दे दो, मेरा हार्ट उससे अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मेरी शुगर अनकंट्रोल्ड है, मेरे को और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, मेरे को नॉर्मल शुगर वाली दवाइयाँ और मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ना मैं खाने पीने में कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं, मेरे को चीजें भी समझ नहीं आ रही, ना मेरे को पे ऊपर कोई और दवाई एक्ट कर रही है, तब मैं इसके ऊपर, तब डॉक्टर डिसाइड करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स देख के, देन आई कम इनटू दैट कैटेगरी ऑफ सबसेट ऑफ पेशेंट्स। अदरवाइज मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, किसी भी नॉर्मल इंसान को उसके बारे में नहीं सोचना है। हार्ट डिजीजेस का रिवर्सल है विद राइट मेडिसिन्स? वेरी गुड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली, एंड मतलब दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। जैसे हमने डिस्कस किया था, काफी अलग अलग टाइप की हार्ट डिजीजेस होती हैं। सो काफी सारी कार्डियोमायोपैथीज होती हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, काफी सारी रिवर्सिबल होती हैं, जैसे कई न्यूट्रिशन रिलेटेड जो होती हैं वो रिवर्सिबल हो सकती हैं ठीक होने से, अल्कोहल रिलेटेड कई बार रिवर्सिबल हो सकती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कई बार जो होती हैं कार्डियोमायोपैथीज वो कई बार रिवर्सिबल होती हैं। कई केसेस में अगर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हुई है और बहुत जल्दी पेशेंट आ गया, 1 घंटे के अंदर आ गया, 1 घंटे में उसका इलाज स्टार्ट हो गया, 1 से 1.5 घंटे में इलाज हो गया,
तो ऐसे केसेस में भी पंपिंग रिकवर कर जाती है, बिकॉज जो आर्टरी ब्लड लेके जा रही थी, रुकी हुई थी वहां पे ब्लड सप्लाई, अब एकदम से चालू हो गई है, ठीक हो गया है वो, तो वहां पे भी पंपिंग इवेंचुअली रिकवर हो जाती है काफी सारे लोगों में। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो काफी सारी हार्ट की बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं, काफी सारी इरिवर्सिबल होती हैं, बट ओवरऑल मेजोरिटी हार्ट डिजीजेस में आपको लॉन्ग टर्म फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट? कभी आपने कोई ऐसे केसेस अपने अपने जितना पर टेन्योर में देखा है आपने कि कोई स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हार्ट इश्यूज आ गए हो और हार्ट अटैक आ गया हो और बंदा कोलैप्स हो गया हो? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन। आई थिंक 2 या 3 एस्पेक्ट्स हैं इस सवाल के जवाब में। सबसे पहला तो ये, एंजाइटी अपने आप से भी हार्ट की बीमारी करा सकती है क्या? तो यस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इसके 2 चीजें हैं। शॉर्ट टर्म यूजुअली एंजाइटी या स्ट्रेस एकदम से हार्ट की बीमारियां नहीं करती है, लेकिन अगर किसी को पहले से हार्ट की बीमारी है तो कई बार स्ट्रेस या एंजाइटी उसको प्रेसिपिटेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर हार्ट की नलियों में ऑलरेडी रुकावट है तो वहां पे ब्लड कम जा रहा है, लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी एक्सर्शन होती है विच इंक्लूड्स फिजिकल एक्सर्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इमोशनल एक्सर्शन, तो अगर हमारा स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हमारी हार्ट रेट बीपी बढ़ रहा है तो हमारा हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड है, जितनी जरूरत है हार्ट को, वो बढ़ जाएगी और जगह उतनी ही है खून के पास जाने की। तो ये प्रेसिपिटेट कर सकती है अक्यूटली बीमारियों को, या हार्ट अटैक करवा प्रेसिपिटेट कर सकती है जिन लोगों में ऑलरेडी बीमारी है। उसके अलावा देर इज इनफैक्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी जिसको हम टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद ओल्ड एज्ड फीमेल्स। जापानीज नाम है टाकोत्सुबो, जिसमें हार्ट बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है, बिकॉज सडनली जब स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रीनलिन का सर्ज होता है हमारी बॉडी में, एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से कई बार एकदम से हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है। इसके अंदर कोई ब्लॉकेजेस नहीं है हार्ट की नलियों में, लेकिन बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन रिलीज हमारे हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है उस टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। तीसरा, क्रॉनिकली लॉन्ग टर्म में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हार्ट की बीमारियां का एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज पल्स रेट बढ़ जाता है लोगों का, बीपी कई बार बढ़ जाता है, ईटिंग हैबिट्स डिसऑर्डर होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ज्यादा होता है, एक्टिविटी की मोटिवेशन और कम होती है, बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी रिस्क बनता है। तो ओवरऑल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज, यस, दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीज। ऑल्दो अक्यूट स्टेजेस में जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा होएगा, लेकिन किसी को बीमारी है तो डेफिनेटली। सो कुछ परसेंटेज है कि हार्ट ब्रेक कैन लीड टू हार्ट ब्रेक? if we put it Like, that way, if we put it in that way, yes, अगर किसी को पुरानी बीमारी है तो हार्ट ब्रेक can प्रॉब्लम be कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस ऑल्सो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, मेंटल हेल्थ ऑल्सो बिकम्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें, जिस पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बीपी शुगर नहीं है तो मैं एकदम, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत सारी और चीजें हैं जो गड़बड़ कर सकती है। right. AI has taken a lot of space into our lives these days. सब कुछ सर्च AI पे होता है। तो आपको लगता है कि किसी को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको AI पे या चैट जीपीटी से पूछना चाहिए कि ये कहीं हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, और उस पर रिलाई कितना करना चाहिए? इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। एआई का मैं ये बोलूंगा कि देखो, अगर इस टाइम पे हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे तो वी आर प्रोबेबली लूजिंग आउट ऑन अ competitive advantage that we may have. So technology is very very important to embrace. Point number 1 that I'll make. Point number 2 that I'll make is कि एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत खुश होता हूँ जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कुछ रिसर्च करके, कोई चीज़ों के बारे में अपना अवेयरनेस लेके। तो मुझे पर्सनली वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आई फील कि दैट बिल्ड्स अ रिलेशनशिप, एंड आई ऑल्सो फील बेटर कि ये पेशेंट ऑलरेडी अवेयर है, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन थिंग्स, एंड आई टेक इट एज अ चैलेंज कि आई ऑल्सो हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड। बट इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूंगा कि हमें ये समझना है कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो अगर हम सेल्फ डायग्नोज करने में यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए आई थिंक रिकमेंडेड नहीं है। एज अ डॉक्टर आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज जितना आपकी 12, 13, 14 साल की पढ़ाई है, दैट डज नॉट जस्ट इंक्लूड पढ़ाई, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इट इंक्लूड्स असेसिंग द पेशेंट, इट इंक्लूड्स एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो चैट जीपीटी आपकी पल्स नहीं चेक कर सकता, आपका ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर सकता, आपका हार्ट रेट, आपकी रिदम, मर्मर्स,
लंग में आपके क्रेपिटेशंस, वीज, ये सारी चीजें चैट जीपीटी नहीं देख सकता। ओवरऑल पिक्चर को एनालाइज करना, आपको देखना, आपको कितना डिस्ट्रेस है, आपको कितना प्रॉब्लम अभी हो रही है उसकी वजह से छाती, या अभी के लिए आपको कुछ इमरजेंसी इलाज देना है कि अगर मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है तो अभी अभी आपको तो इलाज चैट जीपीटी नहीं दे वो सकता कुछ है। नहीं करेगा। हो सकता है आपका और टाइम डिले हो हेल्थ केयर एक्सेस करने में, हो सकता है आप अपने जो पाथ से और डाइग्रेस हो जाओ कि आपको वो हेडेक रहा है, आपको बता दिया उसने सीधा ब्रेन कैंसर हो गया है। तो आप गूगल में कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं, अरे यार सर मेरे को लग रहा है, मेरे को पेट में ना दर्द हो रहा है, मेरे को स्टमक कैंसर बताया गूगल ने। तो ये गूगल सबको कैंसर ही बताता है। कैंसर ही है, बिकॉज एंड में कैंसर तो ऐसी चीज है ना कि जिसके सिम्टम्स बहुत वेरिड हैं, तो हर सिम्टम का अगर आप सबसेट पढ़ने लग जाओ, बहुत मुश्किल है टेक्नोलॉजी के लिए कि हर चीज को मैच करना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करे, हमें बेवकूफ ना बनाए। बेवकूफ ना बनाए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें नॉलेज के लिए, जैसे अगर मेरे को कोई हार्ट डिजीज है, इश्कीमिक हार्ट डिजीज है, डॉक्टर ने बताया आपको एंजाइना है, तो मैं उसके बारे में पढ़ने के लिए एआई का यूज करूँ, उसके लिए पढ़ने के लिए गूगल का यूज करूँ। लेकिन अगर मैं अपने आप को डायग्नोज और सेल्फ ट्रीट करूंगा, गलत है। बहुत बार हम देखते हैं कि इंडिया में लोग, जैसे मेरी प्रोफाइल पे भी बहुत सारे लोग सवाल इस एम से पूछते हैं कि अच्छा हम अपने आप को सेल्फ डायग्नोज या सेल्फ ट्रीट कर ले, सर मेरे को ये वाली चीज है, मेरे को इलाज बता दो इसका। वो बिल्कुल ही गलत है, गलत डायरेक्शन में कभी भी आप खुद से नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये चीज ही ऐसी यार कि डॉक्टर भी पूरी जिंदगी सीखता ही रहता है। बहुत मुश्किल है कि हर चीज का इलाज 2 लाइनों में या एक पैराग्राफ में किसी को भी समझाया जा सके। ट्रू। डॉक्टर भी सीख रहा है, लेकिन डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं हाँ, तो वो एक डाइट्स लिखते हैं, ये खाओ इससे ठीक हो गए, पर डॉक्टर का डे कैसे जाता है? आप इन अ डे व्हाट डू यू ईट, लाइक व्हाट इज योर डाइट लाइक? my diet since of recently I'm also trying to improve my diet even more। हमें बेसिक्स थोड़े बहुत चीजों के पता है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है और हमारा रूटीन ऐसी होती है कि हम हर बार उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आधे टाइम हम लोग रात में कॉल्स आ जाती हैं, रात में जाना पड़ता है, 4 बजे आ रहे हैं, फिर 8 बजे जा रहे हैं, फिर दोपहर को 2 घंटा सोने को मिल गया, फिर शाम को कुछ खा लिया। तो स्पेशली ऐसी ब्रांचेस जिसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, तो एक रूटीन बनना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो पर्सनल हैक जो मैं यूज करता हूँ, एक तो ये है कि मैं अपनी एक्सरसाइज और स्टेप्स का काफी ख्याल रखता हूँ कि ये वाली चीज पूरी हो जाए। डाइट जितनी हो सके, अभी प्रोटीन एटलीस्ट 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी पर डे आपको मिल जाए, वो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कि प्रोटीन मिल जाए। जितना हो सके फैट्स, हेल्दी फैट्स पे फोकस करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन रखो जो आपका चीट डे हो, बट ओवरऑल ट्राई करना है कि जितना हो सके हमारा हेल्दी ईटिंग रहे। घर का खाना जितना हो सकता है वो हम खाएं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हो सकता है हम वो खाएं। बाहर से कई बार जैसे टाइम नहीं मिलता आपको घर पे पकाने का, अकेले हो, तो बाहर से अगर कुछ ऑर्डर भी करना पड़ रहा है तो ट्राई ऑर्डरिंग समथिंग विच इज हेल्दी। ऑर्डर Subway sandwich, you can order a salad, you can order something which is healthy। तो ये मोर और लेस मेरा ये रहता है। बाकी ओवरऑल अभी मेरा उतना सेट नहीं है कि फिक्स नहीं है कि मेरा ये मील्स और ये टाइमिंग्स, वो फिक्स नहीं है, बट ओवरऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माय मील आई काइंड ऑफ ट्राई टू हैव इट हेल्दी। बाहर से जब ऑर्डर करो तो ऑयल्स तो अच्छे नहीं होते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो कि विच ऑयल वी शुड यूज फॉर कुकिंग? 2 पॉइंट्स हैं। एक तो यस आपने बाहर की चीज बताई, बाहर का खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, बिकॉज ए हमें ये नहीं पता कि वो कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, बी हमें ये नहीं पता कि वो तेल कितनी बार रीयूज हो रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और ये साइलेंट किलर्स हैं जो हमें लगता है कि यार इसको तो कुछ नहीं था इस बंदे को। तेल होना कितनी बार यूज चाहिए? आइडियली नहीं होना चाहिए रीयूज, यूज होना आइडियली तेल रीयूज ना एनी काइंड बेटर है। सरसों का एनी? और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारे तेल में हम लोग स्मोकिंग पॉइंट नहीं समझते हैं। आई विल कम टू दैट। हम दूसरा मैं आता हूँ टॉपिक पे कि तेल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तेल ओवरऑल इट इज अ सोर्स ऑफ फैट्स फॉर अस, ठीक है, हमारी किचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एंड फॉर मी पर्सनली ऑल्सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो मैं भी ये चीजें थोड़ी देखता रहता हूँ। ऑयल इज अ सोर्स ऑफ फैट्स फॉर अस। सो फैट्स हमारी बॉडी के लिए एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। जो चीजें हमें ज्यादा क्वांटिटी में खानी है वो मैक्रो है, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑयल हमारा फैट का सोर्स है, हमारा टेस्ट भी देता है खाने में, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन और हार्ट फंक्शन में, नर्व फंक्शन में ऑयल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फैट्स जो है ना, ये थोड़ा मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज लोग इस चीज को ज्यादा समझ नहीं पाते कि कौन सा तेल रेकमेंड कर रहे हैं और क्यों। सो आई टेक अ फ्यू मिनट्स एंड एक्सप्लेन दिस एक बार। 3 तरीके के फैट्स होते हैं, ओवरऑल 4 बोल सकते हो आप, बट मोटा मोटी तौर पे एक सैचुरेटेड फैट्स,
सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है कि आपका जो बैड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, एलडीएल को बढ़ाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। एज मच एज पॉसिबल इसको कम करना है। लेस देन 5 to 10% अपनी जो दिन की कैलोरीज है उसका सैचुरेटेड फैट्स, आइडियली जो WHO या बड़ी सोसाइटीज बोलती है लेस देन 5 या 7% रखो, जितना हो सके कम रखो, जीरो नहीं, बिकॉज थोड़ा बहुत चाहिए वो भी। इसका एग्जाम्पल क्या है? घी, बटर, कोकोनट ऑयल, जो डेयरी में फैट होता है वो भी सैचुरेटेड फैट है, रेड मीट, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट्स है। तो 5 या 10% ऑफ टोटल कैलोरीज, तो 5 या 10 ग्राम से कम में रखना है इसको। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड, जो दो में डिवाइड है, या तो मोनो या पॉली। थोड़ा ये वो रहेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं, हेल्दी है, हमारा बैड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कम रखते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कैंसर रिस्क को भी कम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, वॉलनट्स, आमंड्स, ये सारी चीजों में मोनो अनसैचुरेटेड, जिसको मूफा बोला जाता है, सुना होगा, कई बार बोलते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पॉली अनसैचुरेटेड, जो कॉमनली लोग बोलते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, दोनों जरूरी है। ओमेगा 3 ज्यादा प्रोटेक्टिव है, हार्ट के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करता है। ओमेगा 6 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओमेगा 6 बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉब्लमैटिक है, अपने आप से इन्फ्लेमेशन और कैंसर रिस्क भी बढ़ा सकता है। तो इन दोनों में हमारा रेशियो बहुत जरूरी है कि कोई भी हम जो तेल या कोई भी चीज ले रहे हैं उसमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा ना हो, ओमेगा 3 अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। ये हमारा एक बेसिक है। चौथा आ जाता है ट्रांस फैट, जो जीरो, एज मच एज पॉसिबल नहीं लेना। जो ये पैकेज्ड आइटम्स, पाम ऑयल, वनस्पति बहुत पॉपुलर था पहले, ये सब में ट्रांस फैट, ये जीरो लेना है। सारे चिप्स में पाम ऑयल है, सब में कोई भी पैकेज आइटम, जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं, पैकेज आइटम मतलब जहर। पैकेज एवन, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, रस्क, सब बंद। ब्रेड कई फॉर्म ऑफ हेल्दी, अब आजकल थोड़ी अच्छी आने लगी है, कई सार्डो ब्रेड्स आती हैं, वो अच्छी ब्रेड है, घर पे अगर आप बना सकते हो बहुत अच्छा है, उसमें मैदा इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है हमारे लिए। मैदा और पाम ऑयल आटे में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पाम ऑयल, प्रेजर्वेटिव्स, रिफाइंड चीजें जो यूज कर रहे हैं, बिना मतलब के जो शुगर यूज कर रहे हैं ज्यादा, ये सारी प्रॉब्लमेटिक एडिटिव्स हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, राइट। सो ये चार हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए ऑयल्स के। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑयल सिलेक्ट करने में, उसका स्मोकिंग पॉइंट, राइट, कि कितने टेम्परेचर पे तेल जाके हमारे ऐसा हार्मफुल या पॉइजनस केमिकल बनाने लग जाएगा जो हमारे लिए हार्मफुल है। इवन द बेस्ट ऑयल पॉसिबल, अगर आप उसको उसके स्मोक पॉइंट से ऊपर उबालोगे या करोगे, तो वो हार्मफुल केमिकल्स या पॉइजनस केमिकल्स बन जाएंगे उस ऑयल के अंदर। अब हम आते हैं कि अब चॉइस कैसे करें ऑयल की। तो जो लो स्मोकिंग पॉइंट वाले बेस्ट ऑयल है, दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये बेस्ट ऑयल है, ओवरऑल सबसे ज्यादा स्टडीड है। प्रेडीमेड ट्रायल था जिसने बताया था कि ऑलमोस्ट 25 to 30% डिक्रीज इन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क था मेडिटेरेनियन डाइट से, जिसमें ऑलिव ऑयल यूज हो रहा था। जो हमने बताया था कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छे हैं ऑलिव ऑयल में, ओमेगा 3 और 6 का भी रेशियो डिसेंट है। दूसरा आता है मीडियम टेम्परेचर, आपका तड़का लगाना या शैलो फ्राई करने के लिए, इस सब में बेस्ट है मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी वाला। ठीक है। ऑलिव ऑयल भी रिफाइंड नहीं हम बताया, एक्स्ट्रा वर्जिन। ये वाला आया मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस्ड। तीसरा, हाई, जब आपको हाई टेम्परेचर या डीप फ्राई करनी है कोई चीज, उसके लिए बेस्ट ऑयल आता है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल बेस्ट ऑयल है ओवरऑल ऑन पेपर, लेकिन एवोकाडो ऑयल 500 ml आता है आपका 2100 रुपए का। तो वो ऑन पेपर बेस्ट है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। एक डिसेंटली गुड ऑल्टरनेटिव है पीनट ऑयल, जो मूंगफली का तेल है, कोल्ड प्रेस, वो आपका 300-350 का आएगा 1 लीटर का, तो वो एक डिसेंट ऑयल है विच यू कैन यूज फॉर डीप फ्राइंग। ये दीज आर वेरी वेरी गुड ऑयल्स जो बेस्ट ऑन पेपर है। मस्टर्ड इंडियन ऑयल में वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स है। इसका जो रेशियो हमने ओमेगा 3 और 6 का रेशियो बताया था, बहुत अच्छा रेशियो है। मोनो अनसैचुरेटेड की भी इसमें मात्रा बहुत अच्छी है। बट फ्राइंग के लिए मस्टर्ड नहीं यूज करें, डीप फ्राइंग के लिए अवॉइड करो, बिकॉज स्मोक पॉइंट इसका उतना हाई नहीं है, मिडिल रेंज स्मोक पॉइंट है इसका। तो बहुत ज्यादा अगर आपने डीप फ्राई किया तो खराब हो जाएगा फिर वो। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि अरे हम पकोड़े खाए थे लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में तले थे। क्या फायदा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आपने स्मोक पॉइंट से ऊपर तल दिया तो फिर उसके जो बेनिफिट्स है वो खत्म हो गए, प्रॉपर प्रॉब्लमैटिक चीजें ज्यादा बढ़ गई। तो ये जितने भी सोयाबीन, रिफाइंड, ये कुछ भी नहीं अच्छा। रिफाइंड एज मच एज पॉसिबल अवॉइड। रिफाइंड सोयाबीन तो बेकार है, रिफाइंड सनफ्लावर काफी बेकार ऑयल है। ओके। सबसे घटिया ऑयल वनस्पति है। पाम ऑयल वन ऑफ द सब मोस्ट घटिया ऑयल है। ये वाले चीजें गंदे ऑयल है।
इनको एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करो, किसी भी चीज में, मतलब लाइक शैलो फ्राइंग में भी नहीं, किसी भी चीज में अवॉइड करो, उसको लाओ ही मत घर में। हाँ लाओ ही मत। तो ये बेच क्यों रहे हैं, ये गवर्नमेंट अलाउ क्यों कर रही है? तो सिगरेट भी रहे हैं। अच्छा, तो अब वो बेचने और ना बेचने में तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ जो ट्रायल, जो मेरा ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा मानना है, ये स्टडीज और ट्रायल स्टडीज कॉम्पोजिशन एंड स्मोक पॉइंट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ मैं बस। अच्छा, कई ये ऑयल्स है जो घी और कोकोनट ऑयल है, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन सिनारियो से इंपॉर्टेंट है। दोनों में हमने पहले डिस्कस किया था कि इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा है, लेकिन दोनों के अपने बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं। इन्फ्लेमेशन या इम्यूनिटी के लिए ये अच्छे हैं। तो ये लेस क्वांटिटी में 5 to 10 ग्राम रोटी के ऊपर डाल लिया, घी चाय अपनी दाल के ऊपर डाल लिया, इतना चलेगा। लेकिन अगर आप उसको डीप फ्राई में यूज कर रहे हो तो देन यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट्स। घी का तड़का दाल पे नहीं लगाना है। लगा दो, 5 या 10 ग्राम से ज्यादा मत लगाओ उसमें, हम्म, ज्यादा मत लगाओ। और आपने लगा भी दिया तो 10 ग्राम आप खुद थोड़ा खा जाओगे, वो सब में हाँ, वो बटेगा। तो बटेगा। तो उस हिसाब से हमको थोड़ा रखना है कि हमें कुकिंग करते हुए पागल नहीं होना, लेकिन माइंडफुल होना है कि हम क्या कर रहे हैं, कि घी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम ना यूज करें। वो इंडिया में हमें लगता है कि हाँ घी और कोकोनट, घी तो डालते रहो भाई, बहुत अच्छा है। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड गुवाहाटी और असम से, तो हम लोग क्या करते हैं, दाल चावल हमने मिक्स किए, उसके ऊपर 1 चम्मच घी बड़ा डाला और नमक डाला, हाँ, तो हम इसको मिक्स करके खाते हैं। वो घी भी हार्मफुल है मेरे लिए, वो 1 चम्मच हार्मफुल मैं नहीं बोलूंगा, कम मात्रा में, मतलब 1 चम्मच इज 5 ग्राम। इन अ डे, या 5 ग्राम तो प्रॉब्लम कोई नहीं, अच्छा है वो हेल्थ के लिए। अच्छा है। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अब आ जाओ थोड़ा बटर पे, बटर बेकार, सॉल्टेड, बटर बेकार है, अमूल, ये अनसॉल्टेड भी वो बटर है, सब। अनसॉल्टेड भी बेकार है। बटर में प्रॉपर ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स हैं, अच्छा नहीं है बटर। एंड बटर एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करना है, बट स्वाद बहुत होता है बटर। तो ऐसी वाली चीजों को ना चीट डे पे रख लो अपने। यूजुअली हम जैसे क्या बोलते हैं लोगों को कि आप 5 या 6 दिन आप खा रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, कि राइट, मैं जो 5 या 10 साल बाद अपनी हेल्थ इमेजिन कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, मेरा टारगेट है, मैं उसके लिए खा रहा हूँ। एक दिन में, 1 या 2 दिन में अपने करंट सेल्फ के लिए खा रहा हूँ कि हाँ यार अब थोड़ा मन तो, थोड़ा मजे से तो करें। बहुत सारे लोग इसको 80-20 रूल भी बोलते हैं कि आप 80% अपने जो मील्स हैं वो आप अच्छे खा रहे हो, और 20% आप चीट डे की तरह खा रहे हो। तो वो वाली चीज आप कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने जो 80-20 रूल पढ़ा था वो ये था पेरेंटिंग कोच में, अच्छा, कि मम्मास को ऑल द टाइम बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, 80% प्यार करना चाहिए और 20% डे जाना चाहिए। तो बिल्कुल। मैं एक कार्डियोलॉजी में भी एक 80-20 रूल पे आई हूँ। सो कार्डियो इनफैक्ट डाइट में ये 2 चीजें हम यूजुअली बताते हैं कि जो मेजोरिटी चीज है यू डू इट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। एंड स्पेशली जैसे हम लड़कों से या बंदों से बहुत बात करते हैं ना, उनको ये चीज बताते हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं छोड़ पा रहे, अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहे, तो हम यही बताते हैं कि यार आप जो अपना मेजोरिटी हमारी लाइफ थी वो हम लोगों ने अपने लिए जी थी। अब ये वाली आदतें अगर हम नहीं छोड़ पा रहे तो यही है बिकॉज हम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। एक टाइम आ जाएगा 25-30 साल के बाद जब आपको अपने बारे में कम सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचना है। दैट इज द ओनली वे वी कैन ओवरकम ऑल ऑफ दीज एडिक्शंस, बिकॉज एंड में इट इज अ केमिकल एंड अ साइकोलॉजिकल गेम। ये सारी चीज रन करती है डोपामीन साइकिल पे। एड्रेनलिन, डोपामीन, ये सारे केमिकल हॉर्मोन्स है जो हैबिट फॉर्मेशन में हमारा रोल प्ले करते हैं। सो वी हैव टू काइंड ऑफ जस्ट अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स मेंटली फॉर दैट, कि हमारा डोपामीन साइकिल, हमने डोपामीन साइकिल को तोड़ना है। तोड़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, कोई और सोर्स चाहिए आपको डोपामीन का। तो मोटिवेशन उससे आएगा कि आप ये समझो कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मेरे को फैमिली के लिए करना है। बिकॉज अगर मेरे मेरे को कुछ होता है, मुझे कुछ होता है, तो एंड में सारा प्रॉब्लम तो है मेरी फैमिली को ही सफर करने वाला है, मैंने तो क्या ही कर लेना है। ये हमारी जनरेशन वेप्स, ड्रग्स, हुक्काज हुक्काज गाड़ियों में चल रहे हैं नॉर्मली, कहीं पे भी बैठो, गाड़ियों में कपल्स बैठे हुए हैं आराम से हुक्का ले रहे हैं, दिस इज देयर थिंग टू टाइम पास। वहीं बैठ के म्यूजिक सुन रहे हैं और हुक्के ले रहे हैं, मतलब एक कुछ अलग ही कल्चर चला गया है। इनफैक्ट कुछ गोलियां भी हैं, कुछ अलग टाइप ऑफ ड्रग्स भी हैं, मतलब आई डोंट नो द नेम्स, बट देन तो ये भी सब हार्ट पे आएगा सब कुछ, डेफिनेटली सबका आएगा। सबको आएगा। एवरीथिंग हैज अ दिस थिंग। आई पर्सनली डोंट जज एनीवन, जिसने जो करना है वो करे, बट हमारी तरफ से अगर रिकमेंडेशन है या किसी ने जब चॉइस बनानी है अपनी, तो बहुत क्लियर, इन चीजों के लिए तो खैर बहुत ही क्लियर एविडेंस है कि अगर कोई बंदा लॉजिकली कोई भी चॉइस कर रहा है, ऑब्वियसली ही विल नॉट चूज। ऑल ऑफ दीज आर इमोशनल चॉइसेस या पीयर प्रेशर चॉइसेस। सो अब उसमें कुछ भी मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बोलूंगा तो वो किसी का भी डिसीजन चेंज करने वाला है नहीं। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टैकल्ड एट अ साइकोलॉजिकल लेवल to understand ki why someone is doing what they're doing. If someone is doing something for a change, just to lighten up एक आध बार हफ्ते में, तो ठीक है, आई एम नो वन टू जज। अगर मेडिकली मैं बोलूँ तो गलत है, बट ठीक है, इट्स देयर डिसीजन, व्हाटएवर हेल्प्स To देम। each on its own, right? या But there is a part of generation
जिसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट किया है वो उसे प्राउडली बोलते भी हैं दैट आई डोंट ड्रिंक। देयर वाज अ टाइम जब ये बोला जाता था कि यू आर नॉट कूल इफ यू डोंट ड्रिंक, बट नाउअडेज देयर इज अ पार्ट ऑफ जनरेशन वो इस तरीके से कूल फील कर रहे हैं, और हम लोग भी उन लोगों को इसी तरीके से देख रहे होते हैं कि गुड दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ। बिल्कुल, आई थिंक टू ईच देयर ओन, जिसके लिए जो काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसने जैसे भी जीना है वो उसकी चॉइस है। एटलीस्ट हमें ये रहना कि प्रॉब्ली वी शुड नॉट जज एनीवन, हम खुद स्ट्रेस फ्री रहें, अपनी हैबिट्स हम लोग एज मच एज पॉसिबल ठीक रखें, जितना हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं। और लेट्स जस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू नो, लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। उसके अलावा हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ। सो देयर आर पीपल हु से दैट मैं अल्कोहल थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो रेड वाइन पी रहा हूँ, एंड रेड वाइन इज गुड फॉर माई हार्ट। सो आपको लगता है एक्चुअली लोगों को ले लेनी चाहिए? अगर ले लेनी चाहिए तो हाउ मच? आई थिंक हमने अल्कोहल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रेड वाइन हो, कोई भी चीज़ हो, अल्कोहल अल्कोहल है। किसी भी फॉर्म में अल्कोहल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आज की डेट में फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनी बेनिफिट। रेड वाइन में रेस्वेरेटॉल करके कंपाउंड होता है, जिससे थोड़ा बहुत एविडेंस था कि यू नो इट हेल्प्स डिक्रीज योर टीलोमेयर्स की जो शॉर्टनिंग वगैरह होती है उसको कम करता है या लॉन्जिविटी बढ़ाता है। बट ओवरऑल अल्कोहल का कोई भी बेनिफिट नहीं है अभी तक, किसी भी किसी भी रीजन के लिए कोई बेनिफिट अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। जो हमने बताया था कि मैक्सिमम इनटेक जो टॉलरेबल है वो है, तो मेडिकल लिटरेचर हमेशा टॉलरेबल बोलता है कि इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, रेकमेंड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि अपने आप से अल्कोहल बहुत सारी हार्ट की बीमारियां करा सकता है, बीपी बढ़ा सकता है, हार्ट रेट को इरेगुलर कर सकता है, बढ़ा सकता है, आपके डायरेक्टली हार्ट की पंपिंग को अफेक्ट कर सकता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, लेकिन अल्कोहल लॉन्ग टर्म में स्ट्रोक का जो लकवा होता है, नस फटना बोलते हैं जिसको, ब्रेन हेमरेज, उसका भी रिस्क फैक्टर है अल्कोहल। सो बहुत सारे रिस्क हैं जो अल्कोहल के हैं एट अ क्रॉनिक लेवल, एट अ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन लेवल। सो जितना हो सके अवॉइड करो। मैक्सिमम टॉलरेबल लिमिट जो है वो हमने बता दी है कि 14 यूनिट्स पर वीक तक मैक्सिमम टॉलरेबल, इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, रेकमेंड हम कुछ नहीं कर रहे। True. So, Jivitesh, it was really nice having you, and we have mostly covered all the topics. And I had a lot of queries regarding the heart. So, I hope that our conversation actually fixes a lot of hearts. And खुद अपने आप को ट्रीट करने की जगह वो आप लोगों के पास प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के पास जाएं, and then they do it. And any message you actually want to give to our viewers? Thank you very much for these kind words, and it was an amazing experience. I think it was a very good, candid conversation, very casual but still very focused about a lot of. We touched a lot of issues. The entire premise of my channel and how I am with patients वो यही है कि I motivate everyone to kind of be more aware. जितना हो सके ट्राई करो कि चीज़ों के बारे में सीख सको। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो वो बिना रीजन के ना हो, बट एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू ट्राई टू रिड्यूस सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ ट्रीटमेंट, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अपने नॉलेज बेस आप बड़ा करो, हमेशा नई चीज़ें ढूंढते रहो, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा संकी मत हो, ज़्यादा चीज़ों को जज मत करो, ज़्यादा चीज़ों को ब्लेम मत करो, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो हमारे हाथ में है उसको करो, और बाकी चिल एकदम बढ़िया लाइफ जियो। बढ़िया जियो। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सो मच।